जो जो कुछ लिख पाया है, तो वो जो दरार पड़ती है उन जख्मों के बाद जो जख्मों पे नमक मिर्च का लेप लगता है, वो स्त्री पुरुष, एक परिवार, दो परिवार और बच्चों के बीच में बहुत बड़ी खतरनाक बात खड़ी हो जाती है। हम एक काम कर रहे हैं, लंबे समय से महिलाओं को जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है उनको भी कोर्ट जाने से पहले ये समझाते हैं कि अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं तो आप अपने साथ एक पढ़ी लिखी बच्ची या पढ़ा लिखा बच्चा या पढ़ा लिखा व्यक्ति लेकर के जरूर जाएं और उसको समझ लें कि वो क्या वाकई इससे संतुष्ट है जो लिखा जा रहा है। ये अवेयर करने का काम मैं लगातार कर रही हूँ। दूसरी बात, मैं पीड़ित हूँ एक मुकदमे से, डीएम के खिलाफ मुकदमा लगा। बेचारी वृद्ध महिलाएं नवंबर 1999 से तो इस मुकदमे को मैं झेल रही हूँ। कुछ महिलाओं को पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलनी थी और वो महिलाएं गई, जब वो बहुत चक्कर लगा चुकी थी अपने विभाग के, उनको नहीं मिला तो उन्होंने गुहार लगाई। हमने कहा जितने लोगों सब लोग एक साथ हो जाओ, चलो जिलाधिकारी के सामने अपनी बात रखते हैं। पांडे जी बैठे हुए पूरे मुकदमे का बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। जब वो महिलाएं अपनी बात कहने लगी, उस समय डीएम वीएस बुल्लर जी थे, उनको आने में बहुत वक्त लगा। बार बार हम लोगों के पास एक ही खबर आ रही थी कि अभी मीटिंग चल रही है, अभी मीटिंग चल रही है। हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। वही वृद्ध महिलाएं कितनी चिल्ला सकती थी, हम उनकी बात कहने गए थे, लेकिन उसमें सुना तो कुछ नहीं गया। उन महिलाओं से हजारों रुपए वसूल लिए गए थे दलालों के माध्यम से कि आपको पैसा मिल जाएगा, आपकी पेंशन आ जाएगी। वो महिलाएं जो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो महिलाएं जो आश्रित थी दो रोटियों की, 60 साल के बाद महिलाओं की स्थिति कुछ थी जो घास चारा करके या खेतों में कुछ मजदूरी कर करके कुछ बहुत जुटा पाती थी। उन महिलाओं की बात लेकर के हम गए तो आज तक मेरे ऊपर मुकदमा कायम है कि हमने सरेआम डीएम को गाली गलौज किया, मारपीट की। वरिष्ठ अधिवक्ता जी पांडे जी बैठे में आप सब सारे पक्ष साबित कर चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ वीएस बुल्लर जी अब क्यों आएंगे इस अदालत में और हम वो मुकदमा झेल रहे हैं। 3 महीने हो चुके हैं, हमारे खिलाफ वारंट जारी हो चुका है, हमें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है, पर मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं। ये उनकी बात। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं की अभी सुबह से समानता की बात हुई थी, तारिक जी ने भी ये बात कही थी, महिलाओं को समानता का दर्जा मिले, कन्या भ्रूण हत्या बंद हो, ये सेक्स रेशियो समान हो। कैसे होगा? हम और आप बड़ी बड़ी बातें, जिन अल्ट्रासाउंड सेंटर पे बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होता है कि यहाँ लिंग परीक्षण करके लड़के का पता लगाना कानूनन अपराध है, दंडनीय अपराध है, लेकिन वहीं पर बड़े आराम से होता है। सन 2005 में हम लोगों ने एक सर्वे कराया, खुद स्टिंग ऑपरेशन किया, कानपुर के नामी गिरामी हॉस्पिटल और बड़े बड़े से अल्ट्रासाउंड सेंटर पे ये धंधा बहुत जोर शोर से फल फूल रहा है। उनको और किसी साइड से इतना पैसा नहीं मिलता जितना कि इससे मिलता है कि आपको वो कन्या भ्रूण है तो उसका किस तरह से अबॉर्ट कराना है। 5,000 से लेकर के 15,000 तक की इसकी फीस है। आराम से ये धंधा बढ़ रहा है। हम लड़कियों की हिफाजत कहाँ है? घर पर नहीं, चौराहे पर नहीं, सड़क पर नहीं, विद्यालयों में नहीं, मंदिरों में नहीं, काम के स्थान पर नहीं। हम कहाँ सुरक्षित हैं? हमें हमारा हिस्सा बता दिया जाए। एक बच्ची पैदा होती है, उससे बार बार कहा जाता है अपने घर जाना तो फैशन करना, अपने घर जाना तो बढ़िया पढ़ाई करना, अपने घर जाना तो स्वतंत्रता से रहना, और जब ससुराल जाती है तो उससे कहा जाता है अपने घर से कहाँ सीख के आई हो।
एक लड़की पैदा होती है, मर जाती है, उसे पता ही नहीं कि उसका अपना घर कौन है। घरेलू हिंसा संरक्षण कानून है ना, लेकिन उसका कितना उपयोग हो रहा है, कितना जानते हैं लोग इसके बारे में। उसमें शेल्टर का प्रावधान है, उसमें शारीरिक, मानसिक और यौनिक आर्थिक शोषण के लिए उसमें बहुत बड़ा प्रावधान है। उसमें 60 दिन के अंदर न्याय दिलाने का प्रावधान है। कानपुर में कितनी महिलाओं को मिला है देखेंगे। इसके बाद हम इतना ही कहेंगे कि ये सन्नाटा तोड़ के या सारे बंधन छोड़ के आ, दर्दे गम की दवा कर ले, दर्द से रिश्ता जोड़ के आ, लहरों को कश्ती कर ले, तूफानों को मोड़ किया, ये सन्नाटा तोड़ किया, ये सन्नाटा तोड़ किया। रात नहीं अब सुबह चाहिए, सूरज को झकझोर किया, ये सन्नाटा तोड़ किया। चाहूंगा कि हमारे पुष्पा तिवारी जी और वो भी अपनी बात करें। मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग महिलाओं की अधिकारों के बारे में अगले सेशन में बातचीत करेंगे। इसमें कृपा करके किशोरों के ऊपर जो न्याय व्यवस्था उस पर थोड़ा सा केंद्रित करें। हम आपकी बात में सुनेंगे। हाँ, एक्चुअली अभी सीमा जी यहाँ पर उपस्थित सभी को हमारा नमस्कार। ऐसे हुए बैठे हुए अभी मैं सखी केंद्र से हूँ और मैं 15 वर्ष से सखी केंद्र से जुड़ के काम कर रही हूँ। वर्तमान में सीमा जी के साथ मेरा लंबा सफर रहा है महिला हिंसा के मुद्दों पे काम करने का। अभी कुछ परिस्थितियां हैं कि वो अलग देख रहे हैं इशू को, मैं महिला हिंसा के इशू को देख रही हूँ। महिलाओं की जहाँ तक की स्थिति की बात की जाए तो बहुत ही दयनीय है। उनके लिए कानून बहुत बने हैं, उनके लिए अधिकार बहुत है, लेकिन मानवाधिकार हमारे लिए संविधान बहुत अच्छा है। हर सेक्शन में महिलाओं के राइट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन नहीं हो रहा। घरेलू हिंसा को ही देख ले, बना बहुत मुश्किल से बना। सारे संगठनों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, उनको कई बार आंदोलन किए, सरकार ने प्रेशर बनाया। ये सारे कुछ करने के बाद बहुत ही घरेलू हिंसा कानून जब पास हुआ तो बहुत खुशी हुई कि महिलाओं का एक जो हिंसाएं उनकी काउंटिंग नहीं होती है, भावनात्मक कहीं लिखित में नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता। वो कहती है, रोती है, सकती है, लेकिन उसको कहीं माना नहीं जा सकता है। जब तक कि दहेज के लिए प्रताड़ित न किया गया हो, उन्हें गंभीर चोटें न दी, तब तक वो कानून के दायरे में नहीं आता था। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आज हर घर में हम रेशियो देखते हैं तो हर तीसरे घर में एक महिला घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। कानून में है कि वो महिला स्वयं जाके अपनी मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दे सकती है और उस पर ठीक से उसकी मदद की जाएगी, लेकिन नहीं हो रहा। महिला कभी वकील की मदद लेती है, कभी ऑर्गेनाइजेशन में आती है, कभी उसे मोटी फीस देनी पड़ती है और उसके लिए पैसे नहीं होते हैं। संगठन के लोग कभी किसी से चंदा लिया, इस तरह से मैनेज करके किसी तरह से, लेकिन समाज में इतने लोग, इतनी पीड़ित महिलाएं हैं, हम उन सबकी मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन है क्या, महिलाएं सहती हैं, रोती हैं, घर पर रहती है। कभी कभी होते हैं कि उन्हें जला के मार दिया दहेज के लिए। और एक्चुअली ब्यूरो में भी यही हाल है, परामर्श केंद्र में यही हाल है। मैंने पुलिस लाइन में जो परामर्श केंद्र खोला है, मैंने वहाँ पे 1 मंथ वर्क किया। वहाँ सिर्फ प्रेशर बनाया जाता है। आप उसी घर में रहें, समझौता कर लें किसी न किसी कारण से। क्या है, पति ने मारा, कर प्यार भी तो करेगा। ये वो वहाँ काउंसलर्स के हैं। मैंने 1 मंथ के बाद मैंने कहा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा तरीका और आपके यहाँ का तरीका अलग है। हम परिवार जोड़ते हैं तो वो सारी चीजें खत्म करते हैं। यहाँ दबाव में ये परिवार चलेगा नहीं। आज ये महिला जाके यहाँ से सुसाइड करेगी 15 दिन बाद, या तो वो घर छोड़ के अपने मायके चली जाएगी। तो हम प्रेशर में क्यों उनका समझौता कराते हैं? उनको इतने कानून है, उनके तहत हमें उनको ले जाकर उन्हें न्याय दिलाना चाहिए ना। ऐसी महिला
पिछले यानी कि 5 मई को घटना हुई है। उसे मार दिया है, मार के उसे फांसी पे लटकाने का रुख दे दिया और उसके पिता डेड बॉडी छोड़ के वो कान में नाक में जो कुछ भी पहन रखता था नोच के भाग गए ससुराल वाले। उसके बाद में जब उसके पिता को पड़ोसी सूचना देते हैं तो वो पहुंचते हैं तो डेड बॉडी उठा के वो पुलिस को सूचना देते हैं, वहां जाती है पुलिस और उसके बाद में FIR के लिए पुलिस कंधे पे हाथ रखती है पिता के कि अंतिम संस्कार करिए और FIR हो जाएगी। लेकिन नहीं, 25 यानी कि संस्था के दबाव से हम लोगों ने जाकर वहाँ पब्लिक मीटिंग की और उन पे प्रेशर बनाया, उनसे बात की, थाने में बात की, मीटिंग की, तब 17 जुलाई को उनकी FIR की। 5 मई की घटना है। अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। कह रहे हैं पुलिस कह रही है कि बिस्रा की रिपोर्ट आएगी तब करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट तो हो कि वो मौत किससे हुई है, अटैक से हुई है, अगर उन्होंने नहीं मारा है तो एक ऐसी एक घटना नहीं है। और वो महिला लगातार हमारी इस तरह की घटनाओं में हमारे माता पिता भी उतने ही दोषी हैं। अगर लड़की अपने आगे मायके में कहती है कि इस तरह की हमें प्रताड़ित किया जा रहा है तो क्यों नहीं पहले से वो सचेत होते हैं, क्यों नहीं अपनी बेटी के लिए मदद लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, लीगल से, नहीं वो वापस उसी घर में भेज देते हैं संस्था में जाकर। अंततः उसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, सब अपने आप से खत्म कर लेना। जहाँ तक कि जो महिलाएं जो जमानत पे छूट के आई है, जेल में बंद रही है किसी न किसी अपराध में, चाहे वो पति के हत्या के आरोप में या वो दहेज हत्या के आरोप में, किसी भी तरह। उनके जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो मासूम बच्चे थे जो पीट करते थे या जेल के अंदर उनके जन्म हुए हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ की स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। हमारा तो हमें किसी अपराध में मैंने अपराध किया या नहीं किया वो तो कोर्ट कह रही है, साबित होगा क्या होगा, लेकिन हमारे बच्चों का क्या कसूर है जो बेमतलब में सजा ले रहे हैं, सजा काट रहे हैं, स्कूल जाते हैं पर उनका घर काम है जेल। इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको हमें देखना है और एडवोकेट जी कॉलेज जी हमारे हैं, हम चाहेंगे इस तरह के मामलों में जो घरेलू हिंसा एक्ट है उसको किस तरह से प्रभावी रूप से हम लोग महिलाओं के बीच में क्या क्या एक्टिविटी करें हम जानना चाहेंगे। और जो जेल के अंदर जो बच्चे हैं उनके साथ वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ तरह तरह के व्यवहार हो रहे हैं गंभीर, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उन चीजों को लेकर हम जानना चाहेंगे। और बाकी जिस मुद्दे पे मैं काम कर रही हूँ मैंने उसी के बारे में खुला सत्र होगा उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं साथी के तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो संक्षेप में साथी BBL श्रीवास्तव के बारे में आपको थोड़ा सा एक संक्षिप्त सा परिचय दे दें ताकि आप इनके जो किशोरों का जो विषय था उस विषय पे किशोरों के जो न्याय प्रणाली की पूरी प्रक्रिया है उससे ठीक से अवगत हो सके। माननीय BBL श्रीवास्तव जी, आपका जो अपर आयुक्त रहे हैं उसके बाद आपने रिटायर होने वाले बाल कल्याण समिति जो बाल कल्याण न्यायपीठ की पावर होती है उसका विशेष चेयरमैन है। 6 साल तक आपने कानून बच्चों के लिए काम किया है, पिछले अगस्त से ही आपका चेयरमैन चुना हुआ है, काफी अनुभव है आपको। और बाल कल्याण न्यायपीठ के चेयरमैन के रूप में चाहिए तो संगठनों का काफी काम किया जो लीगल एडॉप्शन हो रहा है उसके लेकर। और जो बच्चे सड़कों में हैं, गलियों में हैं या प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, ऐसे बच्चों को प्रश्न के लेके 6 साल तक आपने काफी सक्रियता से काम किया। मैं चाहूंगा कि ये बात होगा। मैं आज मुझे मौका मिला ऐसे लोगों के सामने अपनी बात करने का जो सब लीगल फ्रेमवर्क में एक से बड़ा एक्सपर्ट है। मैं अभी करीब आधा घंटे से सुन रहा हूँ, यहाँ चर्चाएं हो रही हैं। पूरी चर्चाओं में एक ऐसे शिक्षण पर हम कोई विचार नहीं किया, हमें इस बीच में कोई संदर्भ ऊपर नहीं आया जिनको सबसे ज्यादा अटेंशन की आवश्यकता है। वो सेक्शन है जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं जिनको लोग उठाई गए। महिलाओं की बात उठाई गई, महिलाएं फिर भी कुछ बोल सकती हैं अपने बारे में।
पुरुषों की बात उठाई गई, वो भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं बोल सकते। आज ही आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, एक महिला ने मंदिर में अपनी नवजात बच्ची को छोड़ दिया और भाग गई। पुलिस परेशान रही कि इस बच्ची का क्या किया जाए। उसके बाद उसी महिला को बच्ची दे दी गई। मैं इसी केस से शुरू करूंगा, इसलिए क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स क्या है इसमें ज्यादा चर्चा या भावनात्मक बातों पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि उस पर जो लर्नेड गैदरिंग यहाँ है वो विचार कर सके, उन पर अपने कमेंट्स कर सके और आगे उस पर कोई अगर कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई कर सके। अब देखिए, उस बच्ची को अगर उन्हीं को दे दिया गया तो हम क्या समझते हैं उस बच्ची का भविष्य सुरक्षित है। जो माँ एक बार उसको छोड़ गई, कहाँ तक हम श्योर हो सकते हैं कि वहाँ उस बच्चे को कोई सुरक्षा प्रदान करेगी, दोबारा वो चांस देगी, फिर मार देगी। मैं इसी से शुरू करूंगा। इसमें देखिए, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 बनाया गया, उसका अमेंडमेंट किया गया 2006 में, उसमें बड़ा स्पष्ट प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पालने में किन्हीं कारणों से असमर्थ, बीमार है, गरीब है, रिसोर्सेज नहीं है, किसी कठिनाई फंसा हुआ है, तो वो उस बच्चे को लीगली सरेंडर कर सकता है। सरेंडर करने के बाद उस बच्चे को हम किसी अच्छे परिवार में बोल दे सकते हैं। उस माँ ने भी यही बात कही कि हमने बच्चे को इसलिए छोड़ा कि कोई इस बच्ची को ले जाएगा और वहां पर इसको अच्छी परवरिश मिलेगी। उसको कोई कानून का आइडिया नहीं। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि जब प्रोविजंस बनाए गए हैं, हमारे पास जानकारी न होने की वजह से हम उन प्रोविजंस का लाभ नहीं उठा पाते। इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों की बात यहाँ से मैंने शुरू किया। देखिए, इसमें लीगल प्रोविजंस ये हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान में तमाम इंस्टीट्यूशंस को दत्तक इकाई के रूप में मान्यता दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार। ऐसे बच्चे अगर कोई आते हैं या कोई बच्चे को पास नहीं सकता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो हमारा लीगल सेटअप है या हमारे जो सिटीजन्स हैं, अगर वो अवेयर होंगे तो सीधे उसको एडवाइस करेंगे, भाई तुम बच्चे को फेंको मत, झाड़ी में मत फेंको, कूड़े के डिब्बे में मत फेंको, सीधे सीधे रजिस्टर्ड अडॉप्शन एजेंसी के पास जाइए, अपना एक बॉन्ड भरिए और बॉन्ड भरने पर बच्चे को वहां सरेंडर कर दीजिए। बिलीव में कि जितने हमारे अडॉप्शन सेंटर हैं, कोई भी सेंटर इंडिया में ऐसा नहीं है जहां पर 1000-2000 गोद लेने वालों की लाइन न हो, वेटिंग लिस्ट न हो, और वो सब अच्छी फैमिलीज के हैं। प्रेजेंट चेंज कल्चरल सिचुएशन में, सोशल सिचुएशन में स्थिति आ गई है कि कैरियर बनाने के चक्कर में, माफ करिएगा मेरी दो बहनें यहाँ पर महिलाओं को बहुत पक्ष ले रही थी, मैं थोड़ा उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, सिर्फ सावधान कर रहा हूँ। कैरियर बनाने के कक्ष में आज महिलाएं ये बात भूल रही है कि उनका वास्तविक दायित्व क्या है, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, धर्म को न माने तो आगे आने वाले दिनों के प्रति कैरियर पर इतना जोर दिया जा रहा है। मैं इसमें सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक कंप्यूटर इंजीनियर, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, आज से कोई 5 साल पहले की बात है। दोनों को मिलाकर के 2.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलती थी। देखें तुम्हें किसान में एक बच्चा दिलाती, बातचीत हुई। उसके बाद उस लेडी ने मुझसे कहा कि साहब मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, इट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के सामने नहीं कहूंगी। मुझे बड़ा पहले अजीब लगा कि मैं इससे क्या बात करूँ, बट एनीवे आई हैड टू परमिट। तो उसने कहा कि देखिए साहब, जब मैं पढ़ती थी तो हमेशा फर्स्ट आती थी क्लास में। मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि बड़ी अच्छी लड़की पढ़नी है, हम इसको बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे, कैरियर बनाएंगे। नोबडी टोल्ड मी कि आई एम अ लेडी, आई एम अ गर्ल। उसके बाद मैं हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, एक टॉप यूपी एग्जामिनेशन, वो सब उसने हिस्ट्री बताई। जब ससुराल गई तो ससुराल वालों ने कहा पहले कैरियर बनाओ। मुझे किसी ने सोचने का मौका ही नहीं दिया कि मैं एक औरत हूं, और जब मैंने सोचा कि मैं औरत हूँ, इट वॉज टू लेट। दैट इज व्हाई आई हैव कम टू यू कि मुझे एक बच्चा बहुत चाहिए। नाउ दिस इज द सिचुएशन। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? शासन या गवर्नमेंट एक्ट बना सकती है, व्यवस्था कर सकती है, लेकिन सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका हल एक्ट के माध्यम से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं हुई, क्योंकि मैं भी 6-7 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कि हम सामाजिक समस्याओं का कोई मिलान इनसे ढूंढ पाए। तो इस बच्चे का हमने यहाँ से उदाहरण से शुरू किया। आज देखिए 18 साल से कम का बच्चा जो है
न तो उससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई पॉलिटिकल एडवांटेज निकाल दे नॉट वोटर्स, तो उनके लिए क्यों बोले हम? वो बच्चे कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन कर नहीं सकते क्योंकि उनका कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, क्योंकि 18 साल से कम के बच्चों को लेकर आप कोई भी पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, लीगली ये गलत होगा। तो हु विल स्पीक अबाउट देम? उनके बारे में कौन बोलेगा? हमारे लीगल सिस्टम को उनके बारे में समझना और बोलना पड़ेगा। देखिए अभी मिस्टर तिवारी ने इस बात को टच किया था। हमारे जो बच्चे हैं वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। बहुत शॉर्ट में इसमें जिक्र करूंगा, चूंकि हमारे लीगल से जुड़े लोग हैं, सब जानते भी होंगे। कुछ माइन्यूट पॉइंट्स में ऐसा टच करूँ। 2 बच्चों को 2 सेल में बांट दिया गया, दोज हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उनके बारे में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में है जुवेनाइल पुलिस। एक थाने में जुवेनाइल पुलिस होगी, वो शादी ड्रेस में रहेंगे। बच्चों को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो किसी लीगल मामले की वजह से थाने में लाया गया है, और पूरी प्रक्रिया उसकी इस प्रकार की जाएगी कि बच्चे को किसी भी स्टेज में इस बात का आभास न हो कि उस बच्चे के विरुद्ध कोई कार्रवाई, कोई लीगल कार्रवाई चल रही है। अदरवाइज उसकी जो मानसिक ग्रंथि बन जाएगी, वट एवर क्राइम ही हैज कमिटेड, उसको माना है एक्ट में, इट इज बिकॉज ही इज इन द एज ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस के